Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस। तो आज जो हम रखने वाले हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान, ठीक है। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कैसे आप कर सकते हो। बिफोर गोइंग फर्दर, हु एम आई एम सचिन। आई हैव ऑलरेडी गॉट ऑल इंडिया रैंक 70 इन गेट 2020, ओके। एंड आई एम वर्किंग विद टेस्ट बुक टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कैन सिक्योर गुड रैंक और मैं उनको हेल्प कर सकूँ। वी कैन टारगेट मोर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू IITs और PSC। तो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं सभी साथ में, ठीक है। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, व्हाट यू शुड डू और स्टार्ट विद इज नो योर सिलेबस फर्स्ट, बिकॉज आपका गेट का जो सिलेबस रहने वाला है दैट इज वास्ट सिलेबस। तो कुछ भी तैयारी करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, नो योर सिलेबस, कि आपका सिलेबस में है क्या। ओके, आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एग्जैक्टली दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको सिलेबस को 2 बार जरूर गो थ्रू करना चाहिए कि बेसिकली सिलेबस में है क्या। वन इज यू विल बी स्टार्टिंग, क्योंकि जैसे अभी परफेक्ट टाइम है तो आप शुरू कर ही रहे होगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा बीच में जब नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब गेट की डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके अंदर आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। 2 बार क्यों देखना है ये वाला सिलेबस, क्योंकि हो सकता है कि गेट के लिए इस साल कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए होंगे। जैसे अभी पिछले कुछ सालों में जो अपडेट था वो क्या था, वाईफाई को लेकर के था, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या पता कोई नया टॉपिक ऐड कर दिया जाए या फिर क्या पता कोई टॉपिक हटा दिया जाए। तो फॉर दैट आपको 2 बार थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो स्टार्ट करने से पहले तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा देखना चाहिए जब भी नोटिफिकेशन आता है कि अभी अपडेट कोई तो नहीं है, कुछ हटा तो नहीं है या फिर कुछ ऐड तो नहीं हुआ है, वो चीज़। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, एनालाइज कि आपके कौन कौन से स्ट्रांग पार्ट है और कौन कौन से वीक है। सब्जेक्ट्स ऑलरेडी जो है आपको कुछ के बारे में पहले से पता होगा और कुछ के बारे में यू विल बी थिंकिंग कि नहीं आता है या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है या फिर उतना नॉलेज भी नहीं है। तो वो आपको पता रखना चाहिए सो दैट आप उसी के हिसाब से फिर आगे प्रोसीड भी करेंगे कि मुझे पहले क्या कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच टू कवर। तो होगा क्या, ठीक है, आपने सब सिलेबस देख लिया, आपको पता चल गया क्या क्या है उसके अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, ठीक है एल्गोरिथम्स पढ़ना है, कोरमैन उठाई और चलो भाई शुरू से एंड तक। नो, ऐसा नहीं करना है। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उठाई तो गैल्विन शुरू से फर्स्ट चैप्टर से एंड तक, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखना है, सिलेबस में देखना एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे अगर मैं OS की बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं शुरू होता है। तो आपको सीधा मेनली वहां से शुरू करना चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए आपको कितना कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा कवर करोगे तो कोई बुराई नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। बट द पॉइंट है कि शायद टाइम ज़्यादा जाएगा, जो टाइम आप किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को दे सकते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रिसोर्सेज आपको कंपाइल करनी होगी पहले से ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो डायरेक्टली मिल ही जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ से मिलेंगे आपको, नॉर्मली IIT की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ये सब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो आपको रखना चाहिए। अगर आप बुक मैनेज कर सकते हैं तो गेट द बुक्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे करना है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स आर मस्ट, कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पाथ भी रहता है स्टैंडर्ड बुक्स का, क्योंकि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि आपको बहुत बार अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। तो इधर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट का जो मैंने बताया था कि फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच टू कवर, ठीक है। उधर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, रेफर करनी चाहिए, कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जो कि आपको गो थ्रू करनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टैंडर्ड बुक वाला रास्ता नहीं अपनाना है तो नोट्स, यू कैन गेट नोट्स अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे हैं, इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी अपने नोट्स बना करके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे अवेलेबल। यू कैन गेट दोज, ठीक है। आराम से आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट आप उनको गो थ्रू कर सके। थर्ड एंड ईजिएस्ट वे, बट थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा ऐसा लगता है, बट येस,
आपको एक स्केड्यूल बना रहता है, आपकी एक कंसिस्टेंसी रहती है, आपको एक गाइड करने के लिए इंसान रहता है, आपको टीच करने के लिए रहता है, जिसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है, उसका एडवांटेज तो होगा ही। सो थर्ड ऑप्शन इज कोर्सेज। अब अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो दैट इज द थिंग जो आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, अगर आप कोर्सेज ऑलरेडी ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो मिल ही जाएगी। अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड थिंक अबाउट इट कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। और मैंने शायद ये अपने प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया था, जिसमें जब हमने डिस्कस किया था कि हाउ आई सिक्योर्ड AIR 70, कि टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। ज़्यादा टेस्ट सीरीज लोगे बाद में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, कि क्या करूँ, मेरे से कंप्लीट नहीं हो रही है। या फिर अगर आप पैसे ज़्यादा हैं तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि ठीक है, बट इकोनॉमिकली और अगर थोड़ा प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली भी देखा जाए तो एक टेस्ट सीरीज से ही शुरू करना चाहिए। पिक वन टेस्ट सीरीज, गुड टेस्ट सीरीज, एंड देन स्टार्ट इट। तो अब शुरू कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो पहले तो सिलेबस कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए, रिलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर रिलेवेंसी मेंटेन करनी, मतलब रिलेवेंट होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स। फॉर एन एग्जांपल CDS एल्गो, सी प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इंटर रिलेटेड हैं, तो आप इनको अगर ऑर्डर में करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, फायदा तो हो रहा होगा, बट द थिंग इज कि आप मैक्सिमम निकाल पाओगे, क्योंकि जब आप इंटर रिलेट करने लगते हो ना चीज़ें, तो आपको चीज़ें बेटर याद होने लगती है, रिटेंटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो आई वुड एडवाइज यू कि जो भी आप सब्जेक्ट उठाने वाले हो उनको ना एक रिलेवेंट ऑर्डर में भी लिया जाए, कि कुछ जो रिलेवेंट हैं सब्जेक्ट्स उनको एक साथ कवर किया जाए, जैसे डिजिटल आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। या फिर अगर आप काउंटिंग कर रहे हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी उससे इंटर रिलेटेड हो जाता है, इसी तरीके से फिर प्रोबेबिलिटी किया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आप इनको एक ऑर्डर में करोगे तो फायदा होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली रिलेवेंसी, कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से आप ऑर्डर में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्डरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चालू करना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता चल गया है कि रिलेवेंट कौन कौन से हैं, तो उनको तो आप जब उठाओगे एक ही साथ उठाओगे, पर उठाने कब है, ठीक है, उनको शुरू कब करना है, ऑर्डरिंग क्या रखनी चाहिए आपने जो अपने सब्जेक्ट ऑर्डर हैं उनको। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया था कि आपको पता होना चाहिए आपके एग्जैक्ट जो पॉइंट्स हैं, कि ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था एनालाइज स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स, दीज विल टेल यू कि आपको क्या एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। दैट विल डिटरमाइन कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप एक तरीके से ये चीज़ देख लेते हैं कि नॉर्मली आपको पता चल जाए कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, तो अगर मैं उनको ऑर्डर में जे चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं अगर इसके बारे में बात करूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले उठाना चाहिए, तो 1 इज़ द ईजिएस्ट वन, जो सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड इज थोड़ा सा उससे टिपिकल आपको लगेगा क्योंकि आपको शायद नहीं आता होगा उतना, थर्ड इसी तरीके से, एंड 10th इज हार्डेस्ट। हार्डेस्ट क्यों, या तो आपके उसके बारे में पता नहीं है या फिर आपको उससे डर लगता है, ठीक है। तो इस केस में आपको शुरू कैसे करना चाहिए, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर सोचा जाए तो देखिए, अगर आप सीधा उल्टे से शुरू करेंगे, यानी हार्ड से पूरा इजी तक ऐसे कवर करेंगे, तो होगा क्या, स्टार्ट में बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं मैनेज, बट कुछ को प्रॉब्लम होगी कि मेरे से तो एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों है डिफिकल्ट, पहले कभी इतना उसके बारे में पता भी नहीं था और अचानक से देख रहे हैं इतना कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बारे में। सो अगर आप 10 से शुरू करेंगे, 10 9 8 7 6, वो थोड़ा ऑर्डर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपको उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, आपका मोराल भी बीच में डाउन हो सकता है कि अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अच्छा साउंड नहीं करता है, ठीक है। अदर वे इज 1 2 3 4 5 6 की पहले इजीएस्ट से शुरू करते हैं और लास्ट में हम डिफिकल्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, होगा क्या, स्टार्टिंग में तो आप आगे बढ़ जाओगे, बट वही अगर मैं बात करूं कि अराउंड नवंबर और दिसंबर जब टाइम आने वाला होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कुछ पेंडिंग रहेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो उस टाइम पे अगर आपका ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट रह रहा होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर दैट, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपको लगेगा कि प्रेशर बन रहा है कि भाई टेस्ट सीरीज भी शुरू करनी है, मेरे को मॉक शुरू करने हैं। बट इन दैट केस आप कैसे करोगे उसको, तो फिर दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो फेल्स समवेयर, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे जो लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, क्या एक बेटर ऑर्डर हो सकता है कि जो भी डिफिकल्टी लेवल में 5 नंबर पे था, दिस वॉज बीइंग द इजीएस्ट वन, 1 बीइंग इजीएस्ट वन एंड 10th बीइंग द डिफिकल्ट वन। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, 5th को पहले शुरू कर सकते हैं। 5th ना ही उतना डिफिकल्ट है ना ही उतना आसान है, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है।
और करने के बाद कॉन्फिडेंस भी आता है, दैट वुड बूस्ट योर एनर्जी लेवल ऑल्सो, मोराल भी आपका हाई रहेगा। उसके बाद 10th कवर कर सकते हो आप, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है तो आपको थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैंने कुछ तो कवर किया है और समझ में भी आ रहा है, एक कंसिस्टेंसी भी बनेगी, एक फोकस भी बनता है, ठीक है। दैट वुड हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द 10th सब्जेक्ट एज वेल, जो सबसे हार्ड था। फिर उसके बाद 4th, 9th, 3, 8 इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे कि तो सबसे जो ज़्यादा प्रेशर वाला टाइम रहेगा आपका, नवंबर वाला या अक्टूबर वाला, उस टाइम पे आपके पास सिलेबस कौन से रहेंगे? एक तो सबसे ईजीएस्ट वन एंड द वन विच वॉज इन मिड ऑफ द ईजी टू हार्ड लेवल। तो ये आप आराम से कवर कर पाओगे। इनफैक्ट अगर नहीं भी कर पाओगे तो जब आप मॉक दे रहे होगे उस दौरान आप उसको आराम से निपटा दोगे धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ऑर्डरिंग इज क्लियर, रिलेवेंसी इज क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूं कि सब्जेक्ट आपको पैरेलली चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, कि आपको सपोज कोई बोल रहा है कि मैं सुबह ये पढ़ लूंगा, शाम को ये पढ़ लूंगा, ठीक है। और अगर जॉब वाला कोई है पर्सन, उसके लिए तो वो भी प्रॉब्लम है। जॉब वाले के लिए तो सिंपली एक ही फंडा है कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट चलना है। बट फॉर दोज पीपल जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट्स पैरेलल में चलाए जा सकते हैं। यस, अगर आपको लगता है आप चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज़ अपने आप को ओवर हाइप मत करिएगा कि आप कर ही लोगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को नीचे रखिएगा, ठीक है। इट्स बेटर टू एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम यू। और जब आप कम एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होता है फिर उस टाइम पे। तो सब्जेक्ट्स इन पैरेलल के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में 1 या 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप सीक्वेंस में ही करो, सिर्फ 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 1-2 सब्जेक्ट्स, 1 या 2 या फिर 3 ऑल्सो, यू कैन डू इट इन सीक्वेंस ओनली, पैरेलल में नहीं चलाना है। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, आपका फोकस बन जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद आप पैरेलल में कुछ सब्जेक्ट्स को चला सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, उससे आराम से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो पैरेलल मैं स्टार्टिंग में एडवाइस नहीं करूंगा, बाद में एडवाइस करूंगा। स्टार्टिंग में सीरियल ऑर्डर में ही चलना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद 1 और 2 आप सीरियल में करिए, बाद में आप पैरेलल चला सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आने लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड तो मेरे हिसाब से सबसे ईजी सेक्शन रहता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो सीन रहना चाहिए आपको एप्टीट्यूड के लिए, नॉर्मली आपको डेडिकेटेड कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका एप्टीट्यूड बहुत वीक है, अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग सो मेनी कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, तो ओवर देयर यू विल फाइंड कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उनमें एप्टीट्यूड तो रहता ही है, तो आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 20 to 30 मिनट्स डेली का थोड़ा थोड़ा दीजिए। कि सपोज आज आपने पिक कर लिया टाइम एंड वॉक, नेक्स्ट डे टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर किसी दिन लॉजिकल रीजनिंग आपने देख लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन देख लिया, थोड़ा बहुत काउंटिंग देख लिया, बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर द थिंग्स कि आप धीरे धीरे करते चलोगे तो हो जाएगा। एप्टीट्यूड के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। इवन फॉर द इंग्लिश के लिए भी अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं बात करूँ अगर 2 से 3 मार्क्स का, मैक्सिमम 4 मार्क्स का हो सकता है इंग्लिश, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो सेक्शन अगर देखा जाए तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं या फिर स्टूडेंट्स जो हैं एस्पायरेंट अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो जब मॉक दे रहे होते हैं उसमें कवर हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है हाउ शुड दे अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, उनको पता चल जाता है। तो सिमिलरली इंग्लिश के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वोकैब की ही बात है तो जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं शायद आप रेफर कर रहे होगे, तो मेक श्योर जो आप समझ रहे हो वो सब आपको पता चल रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है। कोई भी वर्ड नया मिल रहा है उसको याद करो, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, अपनी वोकैब की नई कॉपी बना लो एक छोटी सी। आप कुछ ना कुछ डेली लाइफ में कुछ कर रहे होगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे थोड़ी बहुत देर या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट डाउन कर लो, क्या पता वही आपके आ जाए, हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। बाकी तो इंग्लिश के लिए एज सच मैं नहीं कहूँगा कि आपको बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। इंग्लिश आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ सकते हो, कि जब आप मार्क शुरू करने वाले होगे उस टाइम पे आप इंग्लिश को देख सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा क्यों दैट वुड बी बेटर कि आप लास्ट टाइम पे देखोगे, क्योंकि लंबे समय में आप एप्टीट्यूड अगर इंग्लिश देखो भी गए जल्दी से तो आप उतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत कम टाइम आप देने वाले हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम के लिए आप इंग्लिश वाला पार्ट तो एटलीस्ट छोड़ सकते हो। स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, बेसिक एप्टीट्यूड, नॉर्मली जो हमारा मैथ्स का होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको एक चीज़ जो करनी चाहिए रेगुलरली, दैट इज डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट।
कि आप बहुत बार फील कर रहे होगे कि आपने थर्ड सब्जेक्ट शुरू कर रखा है, थर्ड और फोर्थ कोई भी सब्जेक्ट है जो आप कर रहे हो, एंड यू आर फॉरगेटिंग व्हाट यू डिड इन फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, आपने उसमें क्या किया था। होगा, बिल्कुल लाजमी है ये चीज़ कि आप भूलने लगोगे शायद, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होगे तो बहुत सारा आपको थोड़ा लग भी रहा होगा कि मैं अच्छे से करता हूँ, तो आप अपने करंट वाले सब्जेक्ट में इतना खो जाओगे कि आप शायद भूलने लगोगे पिछले वाले सब्जेक्ट में क्या था, या फिर आपने बहुत अच्छे से भी अगर प्रिपेयर किया होगा तो कुछ कुछ चीज़ें जो आप मिस करने लगोगे। तो टू मेंटेन दैट, एक रिटेंटिविटी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली के 5 क्वेश्चंस का क्विज इफ यू कैन अटेम्प्ट, या फिर आप 5 क्वेश्चन डेली के अपने आप से भी अगर सोच सकते हो, या फिर आपने बनाए हुए हैं, या फिर आपने बुक मार्क किए हुए हैं, जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सब्जेक्ट अगर कंप्लीट किया होगा तो आपने बुक मार्क तो लगाए होंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उनको सिर्फ 5 क्वेश्चन, डेली के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट देम, उनको अटेम्प्ट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं है। 5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनेगा कि पिछला सब्जेक्ट पूरा कवर करना है, नहीं हो रहा होगा तो सिर्फ जो भी आपने बुक मार्क किया था वो क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लेना है, दैट्स इट। इस तरीके से रिटेंटिविटी भी बनी रहेगी और जो करंट सब्जेक्ट है उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अभी तक जो हमने देखा दैट वाज कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, या फिर क्या क्या पैरामीटर्स डिटरमाइन करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अब मैं टाइम के बेस पे बात करूंगा कि टाइम के हिसाब से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। कि 6 मंथ हमने प्लान किया ना, तो 6 मंथ किस तरीके से आपको निकालने हैं प्रिपरेशन के लिए, और हाउ यू कैन यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट वे, तो वो हम अब देखते हैं। तो टाइम डिवीजन अगर मैं करना चाहूँ हमारी गेट की प्रिपरेशन के लिए 2021 के एग्जाम के लिए, तो आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फेज विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 मंथ, इनिशियल 4 मंथ्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ अगर आप देखना चाहें तो इट विल बी अराउंड टिल नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो नवंबर एंड तक फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज विल बी टिल 31st जनवरी तक, एंड थर्ड फेज विल बी 31st जनवरी के बाद टिल डे बिफोर एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तक। तो ये मैंने 3 फेज क्रिएट किए हैं। देखते हैं हम इसमें किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं टू मेक आवर प्रिपरेशन इफेक्टिव, और बेस्ट आप उसमें से कैसे निकाल सकते हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज वुड बी टू लर्न द कंसेप्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक कंसेप्ट आपको करने पड़ेंगे, लाइक आपको अभी नहीं पता है, ठीक है, अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट का पता भी है तो उसका हम देख चुके हैं कि ऑर्डरिंग क्या रखनी है, बट नॉर्मली कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज में जो रहेगा, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो मैंने बता दिया है आपको कंसेप्ट्स को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आर दी ऑप्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दी नोट्स जो आप देखोगे जा करके, ठीक है। आप नॉर्मली उनको क्या होते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू आप लेकर के आ सकते हो, वो चीज़ आप एक्सेस करोगे। और बाकी आप जो कोर्सेज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म भी एक बहुत अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, विच इज दिस वन, कंप्लीट कोर्स फॉर गेट CSE 2021, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपको पता है ऑलरेडी, मैं बहुत बार लाइक प्रीवियसली वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट और कोर्सेज से कैसे ये अलग है, देखिए एग्जाम क्वालिफाइड कोच एक मिलेगा मेंटरशिप के लिए, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़। और एग्जाम क्वालिफाइड कोच इज मी ओनली, मैं ही आपका मेंटर रहूँगा, मैं ही आपको मेंटर करूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूँगा कि आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट का लर्न करने का तरीका अलग होता है। तो एज पर देम आई विल बी टेलिंग यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो वो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड कोच वाली चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट मेक्स दिस कोर्स डिफरेंट। टीचर्स हैं नॉर्मली जो 10 years प्लस एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और इसके अलावा जैसे और सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, 1400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 18 प्लस फुल टेस्ट, 1000 प्लस लाइव एंड वीडियो क्लासेस, वो सब है। बट एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एग्जाम क्वालिफाइड कोच, ठीक है। उसके अलावा आई विल बी टेकिंग सेपरेट प्रॉब्लम सेशंस एज वेल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम्स को कैसे आप आसान बना सकते हो, और आसान बनाने के अलावा आप उनको इफेक्टिवली सॉल्व भी कैसे कर सकते हो, जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें कोई ट्रिक बनानी है तो आप वो ट्रिक कैसे बना सकते हो, आई विल बी टेलिंग यू दैट, आई विल बी डीलिंग विद दैट, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग कि किस तरीके से आप ये चीज़ों को कर सकते हो। तो कंसेप्ट के लिए आपके पास यही 3 चीज़ें रहने वाली है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, नोट्स या कोर्सेज। आपको इन तीनों में से कुछ रेफर करना है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को हमेशा अपने कुछ ऐसी बुक्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा मार्क करके रखनी है, जो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल पीडीएफ अवेलेबल होंगी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की, अगर नहीं है तो यू कैन बाय सम सेकेंड हैंड बुक्स ऑल्सो, ठीक है, उनको बाय कर लीजिएगा, उनके थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, हमारा फर्स्ट फेज के अंदर ही सेकंड पार्ट क्या है। पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया, सपोज आपको कोई भी कंसेप्ट समझना था तो आपने वो समझ लिया कि कोई भी, फॉर एन एग्जांपल अगर आप सी पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया कि लूप्स कैसे काम करती हैं, कंडीशनल्स कैसे काम करते हैं, पॉइंटर्स कैसे काम करता है। अब उसके बाद आपको क्या ज़रूरी हो जाता है, कंसेप्ट तो समझ लिया, अब प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ रिटेन होंगी। भरने से तो नहीं चलेगा ना, दिमाग में सिर्फ भरते गए, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, तो आप उसको यूज़ करोगे बाय प्रैक्टिसिंग। अब प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको कहीं मार्केट में कोई और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। दोज आर दी बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कि अगर आप सोचोगे कि मेरे को कहीं और से अच्छी बुक मिल जाए जिसमें अच्छे क्वेश्चंस हो, नो यू विल नेवर गेट इट, ठीक है। या तो लेवल हाई होगा या फिर लेवल लो रहेगा या फिर इररेलेवेंट रहेगा, ठीक है। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैंने जो नीचे लिखा हुआ है कि समथिंग फ्रॉम, आई डोंट नो व्हाट द स्टार्टिंग इज, बट एंडिंग शुड बी 2014 एज पर माई लाइक नॉलेज। मैं जो आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप वो 1993 या फिर 1980s में भी, क्योंकि गेट होता था तो उधर से, या फिर 2003, 2004, 2010, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, लाइक अगर जॉब वाले आप पर्सन हो, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2010 और 2006 अगर ज़्यादा हम प्रिसाइजली बात करें। लेकिन अगर आपका पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरीके से करना है, आप रिपीटर हो, आपने पहले से देखे हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो रेंज है ईयर की वो पीछे कर सकते हो, ठीक है। आप 1990s तक जा सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप कितना प्रैक्टिस करना चाहोगे, बट 2014 तक ही मैं बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद वाले क्वेश्चंस के लिए आई वुड एडवाइज यू कि आप देखना मत। आपको टेम्पटिंग लगेगा कि आपका मन करेगा कि मैं देख लेता हूँ 2020 में क्वेश्चंस क्या आए थे, ठीक है, मैंने कवर किया है कि क्या मेरे को वो टॉपिक आता भी है या नहीं, अगर उसके बेस पे क्वेश्चन आता तो बिल्कुल भी उस छलावे में नहीं आना है, ठीक है। इतना अटेम्प्ट नहीं होना है कि आपको वो क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। 2014 के बाद के वाले रहने देना, विच आई टेल यू कि क्यों रहने देना है, ठीक है। सो 2014 तक की कोशिश करना कि आप वहीं तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा आपने कंसेप्ट समझ लिया, आ गया आपको कंसेप्ट, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, रिटेन हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया कैसे यूज करना है। अब इट्स द टाइम टू टेस्ट इट। अब टेस्ट करने की बारी है कि क्या आपको सच्ची में उतना आया है जितना आप समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए मैंने पहले बताया था टेस्ट सीरीज रहनी चाहिए। तो टेस्ट योर नॉलेज के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज जो भी आपने एनरोल कर रखी थी उसके पर्टिकुलर टेस्ट देना शुरू करोगे। बेटर यही है कि अगर आपने जो टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके अंदर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी टेस्ट अगर अवेलेबल है, दैट वुड बी द बेस्ट केस जो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट समझा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए एंड देन टेस्ट लगाइए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कितना आपको आता है। अच्छा, टेस्ट लगा लिया, अब आपको पता चल गया कि आपका स्कोर कितना है, आपको या तो बहुत अच्छे से आता होगा या फिर कम आता होगा। तो अब क्या करना है, अब ऐड कीजिए पॉइंट्स को अपने कुछ नोट्स में या फिर टेस्ट सीरीज की कॉपी में। मैंने पहले अभी तो यहाँ पर नहीं बताया, बट इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी टेस्ट सीरीज की कॉपी भी बनानी है, ठीक है, जिसमें आप नोट डाउन करोगे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपका दिमाग चल गया, क्योंकि शायद आप फ्री थे या फिर आपने सोच पाया, जल्दी से स्ट्राइक कर गया, पर हमेशा नहीं स्ट्राइक करेगा। तो कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, एक तो वो क्वेश्चन जो एकदम से आपके वो लगा कि हाँ अच्छे लेवल का है बट स्ट्राइक करेगा तो अभी जल्दी हो गया, बाद में पता नहीं होगा या नहीं होगा। सेकंड थिंग, सिली मिस्टेक हो रही होंगी कुछ क्वेश्चंस में, वो नोट डाउन करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही होगी कि आपको लगेगा ऐसे करना है लेकिन आप कर ही गलत रहे थे। सिली मिस्टेक वो ये वाला क्वेश्चन नहीं कहलाएगा जिसमें कंसेप्चुअल ही आप गलत कर रहे हो, ठीक है। यस, सो मैं क्या बोल रहा था, कंसेप्चुअली आपको चेक करना पड़ेगा कि कंसेप्चुअली मिस्टेक कौन सी थी और साथ में वो वाली मिस्टेक कौन सी है जो सिली मिस्टेक है। क्योंकि सिली मिस्टेक आर समथिंग जो कि बहुत माइनर मिस्टेक होगी कि आपने एडिशन में गलती कर दी, डिवीजन में गलती कर दी, या फिर आपने फॉर्मूला ही गलती से गलत लिख दिया, या फिर था क्या, ऊपर आपने एक इक्वेशन लिखी थी, नीचे लिखते हुए आपने वैल्यूज चेंज कर दी। होता है, बहुत बार होता है। तो सिली मिस्टेक्स आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको मैंने बताया कंसेप्चुअल मिस्टेक, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप छोड़ रहे होंगे क्योंकि आपको आते नहीं है, तो वो आप टेस्ट सीरीज की कॉपी में वो सब चीजें लिखोगे और उनको रिवाइज करना है, ठीक है। आपने पॉइंट्स ऐड करे और उनको रिवाइज कीजिए। तो इस तरीके से हर एक जो भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो उसमें ये काम करते जाइए। उसके बाद क्या करना है,
जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट आपको पता है, आपने टेस्ट सीरीज की कॉपी में सारी चीजें लिखी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिया, आपको आइडिया भी लग गया कि कौन सा जो टॉपिक था वो कितना इंपॉर्टेंट था। अब ये पता करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जस्ट टू फिनिश दैट सब्जेक्ट आपको एक एंड में ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, विच विल बी कवरिंग ऑल दैट स्टफ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मैं गलतियां नॉर्मली कर रहा हूँ, विच यू शुड ऐड इट, कि नॉर्मली हाँ आपको ये कुछ टेस्ट सीरीज में पता चला कि ये भी एक नया फॉर्मूला होता है विच यू शुड नो, तो वो आप उस कॉपी में लिखने वाले हो। तो शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं एट द एंड ऑफ ईच सब्जेक्ट, ताकि आपको पता चल सके जब आप दोबारा सब्जेक्ट उठाओगे रिवीजन के लिए तो आपके पास रहेगा कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे थे और क्या क्या नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप मेंटेन करोगे, क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर दैट। ठीक है, आई होप फर्स्ट फेज इज क्लियर कि आपको किस तरीके से कवर करने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। 2 years, will I join it? Yes, Aryan Hussain, you can join it, there is no issue with that. आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, आप उधर फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद हमारी जो टीम है दैट विल कॉन्टेक्ट यू और बताएंगे आगे की प्रोसीडिंग आप कैसे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो कमेंट में भी लिंक गिवन है हमारे फॉर्म का, तो आप वहां भी फिल कर सकते हो। आई थिंक यू हैव गॉट इट, so let's move further. तो first phase is clear. First phase was about learning the concepts और समझना किस तरीके से किया जाता है, उनको स्ट्रांग बनाना। फर्स्ट फेज इतना ही है, फर्स्ट फेज फॉर 4 months। ठीक है, अगर मैं सेकंड फेज की बात करता हूं तो सेकंड फेज को अब मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कि सेकंड फेज नॉर्मली रहने क्या वाला है, विच आई विल बी टेलिंग यू कि सेकंड फेज अगर आपको याद होगा 31 जनवरी तक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 31 नवंबर के बाद, नॉट 30 नवंबर के बाद और 31 जनवरी तक, ये आपका टाइम है सेकेंड फेज का। तो इसके अंदर आपको किस तरीके से क्या करना है, तो सेकेंड फेज को मैं फर्दर सब डिवाइड करता हूं इन 2 पार्ट्स, विच वन ऑफ देम इज फर्स्ट सब फेज टिल 14th Jan, यानी कि 14th Jan तक फर्स्ट फेज की हम बात करेंगे, और 14th Jan के बाद यानी 15, 16, 17 डेज, वट एवर द नंबर ऑफ डेज आर, सेकेंड फेज, सेकेंड सब फेज रहेगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट सब फेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब फेज वो रहेगा कि आपने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, आप टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट कर चुके हो। रहेंगे क्या, नॉर्मली आपके अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो उसके अंदर मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट भी रहेंगे या फिर मॉक टेस्ट। तो मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट आप हो सके तो बीच में ही कवर कर चुके होंगे। जब मैंने आपको बताया था डेली क्विज वाली बात की थी कि बीच बीच में आपको टाइम मिलेगा, तो हो सके तो डेली क्विज की जगह किसी दिन आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पिछले सब्जेक्ट का भी आपको कितना आता है। ठीक है, तो मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट भी होपफुली तब तक खत्म हो चुके होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप कवर कर लेना, मतलब यू कैन टेक बफर की 4 से 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता यू कैन टेक, जिसमें आप वो कवर कर लोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनली फर्स्ट सब फेज में क्या रहने वाला है, हमारा जो सेकंड फेज था उसके अंदर मॉक रहने वाले हैं। इन टोटलिटी इफ आई टॉक अबाउट इट कि आप क्या करेंगे इसके अंदर सेकेंड फेज के अंदर, तो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हो। अब सेकेंड फेज के फर्स्ट सब फेज में क्या रहने वाला है, स्टार्ट गिविंग मॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अभी कवर नहीं हुए हैं, अभी कवर आप नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनको अभी आपको छोड़ ही देना है। ठीक है, उनको अब आपको नहीं देखना है, अब टाइम आ चुका है नवंबर का, सो स्टार्ट गिविंग मॉक। कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे ना, तो उसके लिए वरी नहीं करना है, स्टार्टिंग में नंबर कम ही आएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नंबर कम ही आते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, बट आपको करना क्या है, जो आपका सब्जेक्ट रह गया है ना उसको आपको मॉक के थ्रू कवर करना है, क्योंकि मॉक्स में भी उसके क्वेश्चन होंगे और एनालिसिस के दौरान आप उनको भी कवर करोगे, उनके भी कंसेप्ट समझोगे, तो वो उधर उस तरीके से आपको कवर करना है ताकि आप जो सब्जेक्ट रह गया उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर सको विद द हेल्प ऑफ मॉक ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट सब फेज में स्टार्ट गिविंग मॉक, चाहे सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ हो या ना हो। एनालाइज बहुत अच्छे से करना है आपको अपने मार्क्स को। ठीक है, एनालाइज में क्या क्या आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। फाइंड कंसेप्ट्स यू डोंट नो, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रहेंगे जो आपको नहीं पता है। फाइंड योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स तो बहुत सामने रहेंगी। ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी रहेंगी कि आपने क्वेश्चन तो सही कर दिया है लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये तो ऐसे होना था, वो तो तुक्का लग गया गलती से। होते हैं बहुत क्वेश्चन जो कि बहुत कम होंगे, रेयर होंगे, बट स्टिल पॉसिबिलिटी इज देयर कि गलती से तुक्का लग गया कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सही नहीं था, बट स्टिल यू कुड सॉल्व इट। तो उनके लिए भी आप करोगे, या फिर कुछ में आप ना लाइक ट्रायल मेथड लगाते हो कि ठीक है एक एक आपने ऑप्शन ट्राई किया और उसमें आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपने उसको सॉल्व किया। तो उन क्वेश्चंस को भी देखना है कि एलिमिनेशन के अलावा कौन सा ऑप्शन है, अच्छे से आप उसको अगर कवर करते तो
ठीक है। उसके बाद आपको राइट न्यूली लर्न कॉन्सेप्ट एंड मिस्टेक इन टेस्ट सीरीज कॉपी, जो कि मैंने आपको बताया था, टेस्ट सीरीज कॉपी जो है, जो भी आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा या फिर जो मिस्टेक्स थी वो उस कॉपी में ऐड कीजिए। ऐड मोर वैल्यू टू योर शॉर्ट नोट्स, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे पहले उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कीजिए कि आपको कुछ नया मिला कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में, उसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए, जो लास्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लास्ट पॉइंट इज रिवाइज टेस्ट सीरीज कॉपी एंड वन सब्जेक्ट इन विच यू लॉस्ट मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच न्यू मॉक। तो करना क्या है, टेस्ट सीरीज की कॉपी जो आपने बनाई है उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो भी आप मॉक दोगे, सपोज आपने फर्स्ट मॉक दिया तो उसके लिए आपने टेस्ट सीरीज की कॉपी से पहले ही देख लिया होगा कि क्या क्या मेरे को नहीं आता था, वो सब आप कवर कर लोगे। सेकेंड मॉक जब आप दोगे तो उससे पहले जो फर्स्ट मॉक के बाद की जो आपने जो भी अपडेशन की थी उसके बेस पे आपको फिर से रिवाइज करनी है, जो अपने जो टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाई थी वो रिवाइज करनी है। और कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लोगे पुराने वाला जिसको आप साथ के साथ रिवाइज करते चलोगे। तो इस तरीके से 10 मॉक जब आप दोगे तो 10 सब्जेक्ट भी आपके कवर हो चुके होंगे, क्योंकि हर एक मॉक के लिए आप एक एक सब्जेक्ट उठा के उसको कवर कर रहे होगे। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको लगा कि ये मेरा वीक है या फिर आपने इसके ऊपर कम प्रैक्टिस किया तो उनको आप पहले उठा सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जय हिंद विजय वर्मा। So important point about the mock over here is silly mistake versus conceptual mistake। आपको इस पे बहुत ध्यान देना होगा कि आपकी सिली मिस्टेक कौन सी है, कंसेप्चुअल मिस्टेक कौन सी है। कंसेप्चुअल मिस्टेक बहुत आसानी से सुधर जाती हैं, बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस लर्न कर लोगे। बट सिली मिस्टेक आर समथिंग जो आपको बहुत पीछे लेके जा सकती है अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो सिली मिस्टेक्स को कैसे आपको अवॉइड करना है बेसिकली, तो उसके लिए आपको हर एक जो सिली मिस्टेक की है ना टेस्ट सीरीज कॉपी में आपको एग्जैक्टली लिखना चाहिए कि क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, सो दैट यू डोंट रिपीट, क्योंकि आप उस कॉपी को पढ़ रहे होगे नेक्स्ट मॉक से पहले, तो आपको देख लोगे कि आपने क्या क्या गलतियां की है। ठीक है, जितनी सिली मिस्टेक आप अपने एग्जाम डे से पहले कर लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो यू शुड बी हैप्पी अगर आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि यू शुड टारगेट कि वो मिस्टेक आपकी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। आई होप यू आर गेटिंग। तो सेकेंड सब फेस में क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट सब फेस में हमने क्या देखा कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज ले रखी थी उसके मॉक दिए। सेकेंड सब फेस में बात करूंगा कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज थी उसके मॉक अब बंद कर दीजिए, अब आपको नहीं देने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, नाउ यू शुड अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स एज दी मॉक। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर अटेंड करने चाहिए। क्यों, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास आ रहा है तो यू नो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ वापस चलते हैं। हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, इररिलेवेंट भी थोड़ा बहुत जो मिलेगा, सारे टाइप के आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं इन दी मॉक टेस्ट। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा वापस आप स्टैंडर्ड की तरफ आएंगे, गेट की तरफ आएंगे। तो अब आप क्या सॉल्व करेंगे सेकेंड सब फेस में, जो कि 14 to 17-18 डेज का कुछ आपके पास टाइम रहेगा। उसके अंदर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एज मॉक देना है। ठीक है, और आपकी प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर मॉक ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर जो टेस्ट पेपर्स हैं वही होना चाहिए। आपको जो मॉक अगर आपके रह रहे हैं तो आप बाद में कंसीडर कर सकते हो, बट अगर आपको मैनेज भी करना है तो कुछ इस तरीके से मैनेज करिएगा कि आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को ना ही छोड़ो। ठीक है, तो कितने पेपर आपको देने चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स मस्ट बी अटेम्प्टेड। ठीक है, और उनके अंदर भी आपको कुछ कुछ गलतियां जानने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था ना 2014 तक ही आपको करने थे प्रैक्टिस के अंदर। तो 2014 के बाद अगर आप काउंट करोगे 15 से 20 तक, 15 से 20 तक यूल फाइंड, सॉरी 15 से 20 तक यूल फाइंड कि 10 पेपर्स आर देयर, क्योंकि 15 में 3 थे, 16 में यू हैड टू पेपर्स, 17 में यू हैड 2 पेपर्स, 18, 19, 20 1 पेपर। तो 3, 4, 7, 3, 10 यू हैव 10 आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास रहेगा। तो अगर आपको देना है तो आप उस तरीके से दे देंगे। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं अगर आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपके पास पास अवेलेबल है, और अगर आपने कोर्स खरीद रखा है तो कोई वरी ही नहीं है, क्योंकि वो फिर आपके पास सारा एक्सेस रहने वाला है। तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगी कि ऐड वैल्यू टू योर टेस्ट सीरीज कॉपी, शॉर्ट नोट जो भी आप टेस्ट दे रहे होगे, और रिवाइज कीजिए हर एक टेस्ट से पहले। तो ये रहेगा आपका सेकेंड सब फेस। सेकेंड सब फेस के अंदर मेन कंसर्न ही आपका ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंसल्ट कर पाओ। थर्ड फेस एंड द लास्ट फेस कि आपका नॉर्मली ठीक है टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, 31 जनवरी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नथिंग, बस जस्ट कीप रिवाइजिंग। जो आपने टेस्ट सीरीज कॉपी बनाई, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको बस रिवाइज करते रहिए बार बार। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी हुई है, कैशिंग। व्हाट इज कैशिंग ओवर हियर? तो आई होप आपको पता है कि कैशिंग होती क्या है। कैशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आप सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी है, ठीक है। कैशिंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली कि जो आपकी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी इज वेरी फास्ट मेमोरी, तो इसी तरीके से हमारी भी मेमोरी है। मैं इसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ हमारी मेमोरी से, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा दिनों तक बहुत सारी चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता हूँ। मेरी रिटेंटिविटी बहुत कम है मेरी मेमोरी की, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, बहुत आराम से भूल जाता हूँ। तो फॉर दैट मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या किया था कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी मैंने उन्हें बार बार पढ़ा लास्ट के 7 डेज में। उससे हुआ क्या फ़ायदा कि जो मैं भूल रहा था वो भी मेरी माइंड में कुछ टाइम के लिए ही सही बट स्टोर हो गई। अब वो चीज़ें मैं एटलीस्ट नहीं भूलूंगा मेरे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीज़ें आपको पता है कि आप भूल रहे हो या फिर आपको याद नहीं आती, कुछ फॉर्मूला मिस कर जाते हो, उनको लास्ट टाइम में आपको बार बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है, सो दैट उनको आप दोबारा नहीं भूलोगे एटलीस्ट गेट के एग्जाम डे तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको जरूर करना है थर्ड फेज में कि रिवाइज करते रहना है बार बार। एंड नोट्स, अब एंड नोट्स ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट की डेट, आपके एग्जाम की डेट आप मॉडिफाई कर सकते हो प्लान को, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपके पास पता है 31 जनवरी तक मैंने बताया था। अगर आपका एग्जाम 2nd वीक में होने वाला है तो आप 1 वीक आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसमें फिनिश कर सकते हो जो भी आपके टेस्ट सीरीज के मॉक रह गए थे, तो आप वो सब कंप्लीट कर सकते हो। आई गेस यू आर गेटिंग इट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो आप मॉक दोगे ना, जितने भी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आप जो दोगे, दोज शुड बी इन दैट शेड्यूल और दैट स्लॉट जिसमें आपका एक्चुअल गेट का एग्जाम होने वाला है। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका माइंड एक्टिव होने लगेगा उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में। जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि सपोज कुछ बच्चों का एग्जाम, जो कुछ स्टूडेंट होंगे उनका 9:30 to 12:30 अगर होने वाला है और स्टूडेंट उठता है बहुत लेट, वो उठता है 10-11 बजे, ठीक है। सो प्लीज़ ये हैबिट हटा देना, क्योंकि एग्जाम डे में जब आप 9:30 अटेम्प्ट करना लगोगे तो आपको हल्की हल्की नींद भी आ रही होगी या फिर आपका एक्टिव होने में माइंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने हैबिट डाला हुआ है कि 9:30 से 12:30 आप डेली एग्जाम दे रहे थे, तो होगा क्या, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो हैबिट बन जाएगी कि आप बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, अपना फुल ऑप्टिमाइजेशन, फुल एफिशिएंसी के साथ वो कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होगा आराम से। तो कुछ इस तरीके से आप अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो। मैंने आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी हैं कि आपको क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, एंड आई होप यू आर गेटिंग इट। सो आई विश कि आप सब समझ रहे हैं, और आगे में मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है, कि एग्जाम एक अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, चाहे फिर वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो मे बी फ्यूचर में हम नई वीडियोस बनाएं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भी। और आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपको कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए बस करते हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन चालू कर दो भाई। नोटिफिकेशन निकल चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन ही सही, तो पता तो चल ही चुका है कि डेट्स क्या रहने वाली है एग्जैक्ट। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हाँ 6 महीने का कुछ गैप है, तो स्टार्ट डूइंग इट। रेस तो नहीं है बट आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ धीरे धीरे ही सही आराम से प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। स्ट्रेस के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू नॉट टेक स्ट्रेस या फिर हाउ टू कीप काम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट, उसके ऊपर भी वीडियो रहने वाली है। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हेयर, जो भी आप लोग मेंटेन रहे, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।